वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां। सीजेड एमए की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 5 करेंगे। अभी तक हमने पार्ट नंबर 4 की चर्चा करी है। पार्ट नंबर 4 तक हमने देखा था गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को। 1942 में महात्मा गांधी, 1942 में महात्मा गांधी एम.के. गांधी चालू करते हैं आंदोलन भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन में सफलता इनको मिलती है। बहुत सारे लोगों का सहयोग प्राप्त होता है अलग अलग जगह से, देश में, पूरे देश में यहाँ सहयोग मिलता है इस आंदोलन में। और अगर 1942 की बात करें तो ये कई मायने महत्वपूर्ण है। इसी तारीख को, इसी सन को, तारीख को नहीं, इसी सन को एक मिशन आया था इंडिया में। इसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन में जो हमारे सर्वे सर्वा थे, मंत्री थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री ये थे ब्रिटेन में, और इनको भेजा गया था हिंदुस्तान में इसलिए भेजा गया था क्योंकि इनको भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। भारतीयों का सहयोग इसलिए प्राप्त करना था क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वार चल रहा था। वर्ल्ड वार कौन सा? सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे प्रगति पर था। 1939 में ब्रिटेन जो लड़ रहा था वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था, मित्र राष्ट्रों की तरफ से, और मित्र राष्ट्रों की हालत हो गई थी ज्यादा खराब। तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कैबिनेट मंत्री स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है। लेकिन गांधी जी क्रिप्स मिशन को ये कह के मना कर देते हैं। क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं, एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ये कहते हैं कि ये तो उत्तर तृतीयक चेक है। उत्तर तृतीयक चेक, उत्तर तृतीयक चेक के अलावा इसी बात को वो आगे बढ़ाते हैं। पोस्ट डेटेड चेक लिखा रहता है, कहीं कहीं पोस्ट डेटेड चेक, और कुछ लोग इसको उत्तर दिनांकित चेक कहते हैं। उत्तर दिनांकित चेक, और कुछ लोग कह देते हैं ये दिवालिया बैंक की चेक है। दिवालिया बैंक की चेक। कहने का मतलब यह था, गांधी जी ने कहा कि ऐसी चेक हाथ में लिए हैं अंग्रेज जिसकी तो तारीख ही निकल गई है, उत्तर तृतीयक चेक है, यानी कि इसकी तिथि निकल गई है, तो ये कैसे काम में आएगी। यहां क्रिप्स मिशन में बताया गया भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा हम लोग आगे करेंगे। डोमिनियन स्टेट्स की अगर बात करें तो भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देना था 1942 के क्रिप्स मिशन में। डोमिनियन स्टेट भारत को दिया जाना था, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। हाँ, और मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। अब इसके बाद में 1942 के बाद में जब ये मिशन हो जाता है फेल, तो इसके बाद में एक और हम लोग चर्चा करेंगे 1945 की। इसे कहते हैं वेवेल प्लान। वेवेल प्लान, या इसे शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यहां इस समय 1945 में अगर भारत की बात करें तो वेवेल थे वायसराय थे यहाँ के वेवेल, और इनका समझौता जो हुआ था वो शिमला में हुआ था। माह था जून में पड़ती है भयंकर गर्मी। जब जून में गर्मी पड़ती है तो ये लोग, अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा पसंद कहाँ है, तो सीधे चले गए कहाँ? शिमला में समझौता कर रहे हैं। 1945 चल रहा है। 1945 में जब शिमला के अंदर समझौता चल रहा था तो इन्होंने कहा भारतीयोों के लिए अलग अलग डोमिनियन स्टेट्स होने चाहिए, और जितने भी भारतीय संघ में जो लोग रहना चाहते हैं, यानी कि कुछ स्वतंत्र भी लोग रहना चाहते थे। यहाँ संविधान की भी बात करने लगे थे ये लोग 1945 में कि संविधान कैसा होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा संविधान अब बनेगा,
क्योंकि पहले भारतीयों के द्वारा संविधान बनता नहीं था। ये संविधान का निर्माण जो करते थे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कर लेते थे। लेकिन अब उन्होंने मान लिया था 1945 में कि ऐसा योजना लाया जाए जिससे भारतीयों की समस्याएं भारतीयों के द्वारा ही निपटाई जानी चाहिए। इस प्रकार की बातें शिमला समझौते में रखी गई। अब शिमला समझौता फेल क्यों होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। शिमला समझौते में दो पार्टियां मुख्य रूप से भाग लेने गई। पहली थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की हम बात कर लें, आईएनसी। और इधर थी मुस्लिम लीग की तरफ से पहुंचे मोहम्मद अली जिन्ना। और आईएनसी की तरफ से बात करें तो मौलाना अबुल कलाम पहुंचे। अंग्रेजों ने शिमला समझौते में कह रखा था कि हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी। एक ये बनाना चाहते थे, कैबिनेट बनाना चाहते थे। कैबिनेट में इन्होंने कहा कि वायसराय का पद छोड़ दीजिए, वायसराय और कमांडर इन चीफ। वायसराय का पद और किसका? कमांडर इन चीफ का पद छोड़कर जो भी बाकी के सदस्य बचेंगे, वायसराय और कमांडर इन चीफ का पद छोड़कर कैबिनेट के अंदर, परिषद के अंदर बाकी के जितने भी पद बचेंगे वो कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में बराबर बांटे जाएंगे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में बराबर पद बांटने के लिए यहाँ पे राजी करते हैं। शिमला समझौते में बातचीत अभी चल रही है, यानी कि कांग्रेस के जितने मेंबर होंगे उतने ही मुस्लिम लीग के मेंबर होंगे। और ऐसा कहा गया कि यहाँ हिंदू और मुसलमानों की संख्या भी बराबर रखनी चाहिए। हिंदू और मुसलमानों की संख्या भी बराबर रखने को यहाँ पे कहा गया। अब दिक्कत असली तब आई जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कह दिया कि असली प्रतिनिधित्व मुसलमानों का तो हम करते हैं, यानी कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों का असली प्रतिनिधित्व करती है। असली प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो असली प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मुसलमानों का मुस्लिम लीग करती है। इसलिए जितने भी आप मुसलमान इस कैबिनेट में रखना चाहते हैं, इस परिषद में रखना चाहते हैं, वो मुस्लिम लीग से होने चाहिए, यानी कि कांग्रेस से नहीं होने चाहिए। उनका कहना था कि कांग्रेस से जो मुसलमान चुन के आएंगे उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उनको हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। तो मुस्लिम लीग के मुसलमानों का असली प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा वक्तव्य कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने। और उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के मुसलमान वहां एक्सेप्ट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था हिंदू भी बराबर होंगे और मुसलमान भी यहाँ पे बराबर रहेंगे। तो इसलिए इस प्लान के कारण, ऐसी बातों के कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसी बातें की, जिसके कारण मजबूरी में बेबेल प्लान हो गया फेल। अब बेबेल प्लान जब फेल हो जाते हैं तो यहाँ 1945 में एक और बात कर लेते हैं, यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हमें पता है जापान के शहर कौन थे? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाते हैं। पहली बार अमेरिका बम गिराता है। लाखों लोग मारे जाते हैं, वहां की जमीन बंजर हो जाती है। रेडियो एक्टिविटी के कारण यहाँ पे आज भी लोग बाग, कोई अंधे, अपंग आज भी पैदा होते हैं। अपंग यहाँ के लोग होते हैं, अंधे भी पैदा हो जाते हैं। तो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर पहली बार अमेरिका ने बम गिराए, इसी के कारण यहाँ बहुत बड़ा तहस नहस हो गया। तो इसके कारण फिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो जाता है। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो यहाँ बहुत बुरे परिणाम आने के कारण यहाँ कई संगठन भी बन जाते हैं 1945 में, यानी कि शांति स्थापित करने के लिए एक गठन होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस। ये जन्म लेता है, ये इसलिए जन्म लेता है कि कहीं अगर
विश्व समुदाय में तनाव है, तो इसका ये काम होता है कि उस तनाव को क्या कर दे, कम कर दे। चूंकि अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, बस हमने जान लिया शांति स्थापित करने के लिए, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा बुरे परिणाम आए, इसके कारण यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था 1945 में। और इसके बाद में 1945 के बाद हम इंडियन हिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो 1946 में हम लोग चलते हैं। 1946 चल रहा है, तो 1946 में कई घटनाएं घटती हैं। यहाँ कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के सदस्य काफी बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पैथिक लॉरेंस, दूसरे व्यक्ति थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे अगर व्यक्ति की बात करें तो ए बी अलेक्जेंडर। कौन? ए बी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत में कैबिनेट मिशन के रूप में भेजे जाते हैं। अब स्टेफोर्ड क्रिप्स की बात कर लें, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर, इनके बारे में तो हमने पहले भी जाना था कि ये 1942 में भारत में आते हैं क्रिप्स मिशन लेकर, लेकिन वो मिशन हो जाता है फेल। इन्होंने संविधान निर्माण के लिए सभा गठित की। तो गठित होने के बाद में 1946 की हम बात कर रहे हैं, 45 नहीं, 1946 की चर्चा चल रही है। तो यहाँ 1946 में ये तीनों व्यक्ति आ जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो एक सभा स्टार्ट होती है 9 दिसंबर 1946 को, संविधान निर्माणी सभा 9 दिसंबर 1946 को ये स्टार्ट हो जाती है। 11 दिसंबर 1946 भी हम लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों तारीखें इंपॉर्टेंट हैं। 9 दिसंबर को श्रीमान सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठता के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को 2 दिन के लिए अध्यक्ष बनाए गए, 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने। और 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी काम करते हैं। राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। क्योंकि भारत में होता ऐसा है कि आज भी जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो सबसे ज्यादा वरिष्ठ बनाया जाता है, जो सबसे ज्यादा बार चुन के आए होते हैं। इसलिए इनका सम्मान करते हुए वरिष्ठ थे, इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? बाबू राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। 1946 में और भी घटनाएं घटती हैं, उनको भी एक करके हम लोग देख लेते हैं। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार के अंतर्गत यहाँ जवाहरलाल नेहरू नेता चुन लिए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, भारत की अंतिम सरकार कैसी होगी उसका गठन कर लिया जाता है। नेता यहाँ पे चुने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मुस्लिम लीग इसका विरोध कर देती है। मुस्लिम लीग विरोध कर देती है और वो भारत के साथ कतई नहीं रहना चाहते हैं। मुस्लिम लीग विरोध करती है अंतरिम सरकार का और भारत के साथ वो नहीं रहना चाहते हैं और इनको चाहिए अलग देश, पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम लीग ने एक कार्रवाई बनाई, उसको नाम दिया 16 अगस्त 1946 को एक कार्रवाई दिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग मनाती है। इस दिन बंगाल में हजारों लोग मारे गए, सांप्रदायिक दंगों के कारण मारे गए। हिंदू मुस्लिम यहाँ पे हो सकता हो गया, सांप्रदायिक दंगों के कारण मारे गए। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की हम लोग बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग मनाती है 16 अगस्त 1946 को। इनकी मांग थी पाकिस्तान अलग कर दिया जाए, वो हिंदुस्तान के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। चूंकि कोई भी देश का बंटवारा नहीं चाहता था, मोहम्मद अली जिन्ना एक जिद पे अड़ गए कि उन्हें देश का बंटवारा चाहिए, अलग पाकिस्तान की वो मांग कर रहे थे लगातार। और इसके बाद में जब बात आगे बढ़ गई तो फिर एक और वायसराय भारत में आते हैं, उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून को, इसे हम लोग जून योजना भी कहते हैं, जून योजना।
जून योजना के तहत माउंटबेटन तय कर देते हैं कि आखिरकार क्या क्या मसौदा रहेगा दोनों देशों का, किस प्रकार से दोनों देश नए फॉर्म में आएंगे। तो माउंटबेटन को गांधी जी ये कहते हैं, गांधी जी का रोल अभी बाकी है। गांधी जी ये सुझाव देते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को कि ऐसा करिए कि भारत के नेता के रूप में आप मोहम्मद अली जिन्ना को चुन लें। मोहम्मद अली जिन्ना को नेता बनने का सुझाव देते हैं, यानी कि देश का लीडर बनने के लिए सुझाव देते हैं। कौन? एम के गांधी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश बंट जाए। महात्मा गांधी ये सुझाव लॉर्ड माउंटबेटन को देते हैं कि ऐसा करिए कि आप नेता चुन लीजिए मोहम्मद अली जिन्ना को। अगर मोहम्मद अली जिन्ना नेता बना दिए जाते तो शायद देश का बंटवारा रुक जाता, ऐसा मानना था मोहनदास करमचंद गांधी जी का। अब ऐसा हुआ तो नहीं, जब हुआ नहीं तो फिर हुआ क्या आखिरकार? तो यहाँ जून योजना आई और जून योजना के बाद कह दिया गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बन गए। 14 और 15 अगस्त को 14 और 15 अगस्त की बात करें तो यहाँ रात को भी कंसीडर किया गया। रात में चीजें चलती नहीं, इसीलिए 14 और 15 अगस्त हम दोनों लिख रहे हैं। और 15 अगस्त वो तारीख है, हम सब जानते हैं कि यहाँ विश्व धरातल पर दो देशों का उदय होता है, भारत और दूसरा था पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन पाकिस्तान भी अलग हो गया हमसे। पाकिस्तान अलग एक देश बन गया तो मीठी और कड़वी यादें कुछ रह गई। बहुत ज़्यादा यहाँ मारकाट भी होती है। पाकिस्तान बनने के बाद में लोग विस्थापित हो जाते हैं, किसी को पता नहीं होता है कि ये हो क्या गया। क्योंकि हम लोगों के पास में, अगर बात करें भारत की जो जनता थी, भारत की जनता के पास में कम्युनिकेशन था नहीं। जो बड़े बड़े नेता कर लेते थे वही उनको बात रेडियो के जरिए बहुत समय के बाद पता चल पाती थी। लोगों में जागरूकता थी नहीं उस समय, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं होता था, फ़ोन भी नहीं होते थे। कुछ भी जब नहीं होता था तो बड़े समय के बाद कोई कह देता था, बात पहुंचती थी धीमे धीमे। लोगों के घर उजड़ गए। पाकिस्तान से लोग आ रहे थे भर भर के हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से पाकिस्तान में लोग जा रहे थे। दो अलग अलग देश बन गए। लाखों लोग भुखमरी की चपेट में, महामारी की चपेट में मारे गए। अब 15 अगस्त 1947 में और भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इस समय ब्रिटेन में 1947 के समय, 1947 के समय पूछा जाता है किस पार्टी का शासन था? लेबर पार्टी का यहाँ शासन था। और प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। दो प्रधानमंत्री याद रखिए। 1942 के समय विंस्टन चर्चिल। जब क्रिप्स मिशन आता है तो 1942 में कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और क्लीमेंट इटली तब थे जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, क्लीमेंट इटली थे। इन दोनों लोगों को काफी बार पूछा जाता है, इसलिए इनको हम लोग याद रखेंगे। आगे अगर हम कहें कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत नहीं, स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय। तो स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब ये पूछा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन पहले वायसराय थे, लेकिन ये थे कौन? विदेशी थे। अगर हम देशी की बात करें, यानी कि भारतीय की बात करें, तो पहले भारतीय वायसराय कौन बने? तो सी राजगोपालाचारी पहले वायसराय हिंदुस्तान के बन जाते हैं। आगे और भी हम लोग चर्चा करेंगे। देश तो आज़ाद हो गया, इससे भी आगे जब संविधान निर्माण की बात होगी तो वहाँ अलग से हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग चलेंगे फिर से वापस 1498 पर, जहाँ से स्टार्टिंग होती है पुर्तगाल की। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे पुर्तगाल से स्टार्टिंग 1498।